हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टारगेट पॉलिटिकल साइंस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए राजनीतिक शास्त्र व राज्य की परिभाषा, निर्माणक तत्व तथा राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के उपागम से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि हमारे पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वाक्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? तो यह यूनानी नगर राज्यों का, यूनानी नगरों का जो व्यवस्था है उसका विवरण देता है। राज्य ही नगर था और चर्च भी। नेक्स्ट है, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जो किस भाषा से लिया गया है? पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पोलिस से। और पोलिस शब्द किस भाषा का है? तो पोलिस शब्द जो है वह यूनानी ग्रीक भाषा का है। पोलिस शब्द जो है यह यूनानी या ग्रीक भाषा का है। नेक्स्ट है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति हुई है सिविक और सिविटास, और सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह शब्द किस भाषा का है? सिविक और सिविटास। तो सिविक और सिविटास शब्द जो है वह एक लैटिन शब्द है। सिविक और सिविटास जो है वह एक लैटिन शब्द है। देखिए, जो पोलिस था वह यूनानी ग्रीक शब्द था, और सिविक सिविटास जो है वह एक लैटिन शब्द है। नेक्स्ट है, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से तथा उसके साधन सरकार से है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है डिमॉक का। यह कथन है डिमॉक का। डिमॉक का कथन है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। नेक्स्ट है, किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? किसके द्वारा यह कहा गया कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है? तो यह कथन है मैकाइवर का। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है और कालांतर में समाज राज्य को जन्म देता है। अगला प्रश्न हमारा है, राजनैतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया। राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था, वह कौन है? तो वह थे मैकियावली। मैकियावली के द्वारा विश्व में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, राज्य शब्द का। किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है? राजनीतिक विज्ञान का, राजनीतिक विज्ञान का राज्य के साथ प्रारंभ और अंत होता है, यह कथन है गार्नर का। यह कथन किसका है? गार्नर का। अगला है, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से होता है, तो गार्नर। राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन और अंत, अध्ययन का आरंभ और अंत होता है राज्य से, कथन है गार्नर का। अगला प्रश्न है, किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो वह है राज्य को। और किस लिए सबसे शक्तिशाली है? इसके तो जो तत्व है संप्रभुता, संप्रभुता के कारण राज्य को सभी संस्थाओं से शक्तिशाली माना जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। तो राज्य के आवश्यक तत्व हैं 4। राज्य के आवश्यक तत्व हैं 4: भूमि, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है? तो प्रजातंत्र नहीं है। निम्न में से, नेक्स्ट हमारा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है? तो इसमें देखिए कानून। राज्य के 4 आवश्यक अंग हैं: सरकार, संप्रभुता, भूभाग और जनसंख्या। ये 4 जो है वह अनिवार्य तत्व हैं राज्य के। बाकी देखिए कानून नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है, इसी तरह प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व या मूल तत्व कौन है? किसी राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है चारों तत्वों में, वह है संप्रभुता। संप्रभुता है जो कि राज्य को सभी संस्थाओं से अलग करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? मनु के अनुसार राज्य का अंग नहीं है पुरोहित। मनु के अनुसार राज्य का अंग नहीं है पुरोहित। अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है संप्रभुता को। राज्य का आत्म तत्व किसे माना जाता है? तो राज्य का आत्म तत्व माना जाता है संप्रभुता को। निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता? तो राज्य को, भूभाग को
भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानने वाले हैं सीले। भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं सीले। यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? तो सीले का है। यह कथन सीले का है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। तो ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है स्वतंत्र व्यक्तियों की स्वामी को। ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक इन्हें माना जाता है स्वतंत्र व्यक्तियों की स्वामी को। अगला हमारा प्रश्न है कि शहर राज्य एवं शहर राज्य जो शब्द है यह शब्द समानता इससे संबंधित है। तो जो शहर राज्य शब्द है यह संबंधित है प्राचीन ग्रीस से। शहर राज्य संबंधित है प्राचीन ग्रीस से। शहर राज्य शब्द जो है वह संबंधित है प्राचीन ग्रीस से। अगला प्रश्न है कि पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? तो पोलिस का मतलब है शहर राज्य या नगर राज्य। पोलिस का मतलब है शहर राज्य या नगर राज्य। अगला हमारा प्रश्न है कि एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे कहलाता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? तो वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे वह क्या कहलाता है? तो वह कल्याणकारी राज्य कहलाता है। अगला हमारा प्रश्न है कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य देखिए आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करना भी है, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक सुरक्षा। ये तीनों ही कार्य जो हैं उद्देश्य जो है वह कल्याणकारी राज्य के हैं। तो इनमें से सभी आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा की व्यवस्था। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्य के कार्यों को परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है। राज्य के कार्यों को परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज्य की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त हो गया है तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोक कल्याणकारी राज्य का होना। इसका कारण क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य का होना। लोक कल्याणकारी के राज्य के होने के नाते ही जो ऐच्छिक कार्य और अनिवार्य कार्य हैं उनके जो भेद है वह समाप्त किए जा रहे हैं और सभी जो कार्य हैं वो अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। उसका कारण है लोक कल्याणकारी राज्य का होना। नेक्स्ट है एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन होगा। एक आधुनिक राज्य संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जेलिनेक का। एक आधुनिक राज्य या संविधान के बिना राज्य नहीं अपितु अराजकता का शासन होगा, यह कथन है जेलिनेक का। नेक्स्ट है निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? तो प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया उद्यमिता को। प्लेटो 3 गुण मानते हैं जिनके आधार पर उन्होंने कार्यों का विवरण के बंटवारा किया। जैसे जो 3 तत्व हैं वो क्षुधा या उत्पादन, शौर्य, विवेक। इसी के आधार पर इन्होंने 3 वर्गों में विभाजित किया है व्यक्तियों को। तो उद्यमिता को ये महत्व नहीं देते, ये महत्व देते हैं उत्पादन, शौर्य और विवेक को। उत्पादन, साहस और विवेक को। अगला प्रश्न है राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पॉल जेनेट का। पॉल जेनेट का कथन है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? निम्न में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? तो वह है अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न हमारा है राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान के रूप में निम्न में से किस विचारक ने दिया? राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? तो राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया है अरस्तु ने। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया है। अगला प्रश्न है औचित्यपूर्ण शक्ति क्या है? तो औचित्यपूर्ण शक्ति है सत्ता। सत्ता जो है वह औचित्यपूर्ण शक्ति है। अगला हमारा प्रश्न है कि सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था। सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण सबसे पहले प्रतिपादित किया था तो अरस्तु के द्वारा सरकारों का सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक विज्ञान का लक्षण नहीं है? शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल प्रधान अध्ययन या मानव क्रियाओं का अध्ययन। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान से संबंधित नहीं है मूल प्रधान अध्ययन।
मूल्य प्रधान अध्ययन जो है यह परंपरागत विज्ञान का लक्षण है, आधुनिक का नहीं। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। मैं ही राज्य हूं यह घोषणा निम्न में से किसने की? तो मैं ही राज्य हूं यह बात करते हैं लुई 14वां। लास्की के अनुसार राज्य है, तो लास्की के अनुसार जो राज्य है वह है समाज का सेवक। लास्की कहते हैं जो राज्य है वह समाज का सेवक। आदमी एक सामाजिक प्राणी है, यह बात करते हैं एरिस्टोटल। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने जो निर्धारित की है, तो प्लेटो के द्वारा जो आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की गई है वह है 5040 व्यक्ति। 5040 व्यक्ति जनसंख्या प्लेटो निर्धारित करते हैं आदर्श राज्य के लिए। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है, तो जो राजनीति विज्ञान है वह समाज विज्ञान की एक शाखा है। राजनीति विज्ञान जो है समाज विज्ञान की एक शाखा है। नेक्स्ट है परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है तथ्यों के अध्ययन पर बल। तथ्यों के अध्ययन पर बल जो ये पारंपरिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है, यह आधुनिक विज्ञान का लक्षण है, तथ्यों के अध्ययन पर बल। अगला हमारा प्रश्न है कि सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट था। सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट था, तो सामंतशाही जो वैशिष्ट था पवित्र रोमन साम्राज्य का। सामंतशाही वैशिष्ट था पवित्र रोमन साम्राज्य का। राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है, तो राजनीति विज्ञान संबंधित है राजनीतिक सत्ता से। यह कथन किसका है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो कि मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है। यह एक आदर्शवादी कथन है, आदर्शवादी आरोपण है यह। अगला प्रश्न है प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? प्लेटो ने किस विचार का समर्थन किया? तो प्लेटो पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिपादित किया? तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं टी.एच. ग्रीन। नेक्स्ट है प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? तो अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति तथा परिवार का साम्यवाद। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति तथा परिवार का साम्यवाद जो है ये प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति तथा परिवार का साम्यवाद जो है यह प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है राज्य साधन है साध्य नहीं यह सिद्धांत है? राज्य साधन है, राज्य जो है वह साधन है, साध्य नहीं, यह कथन है उदारवाद का। साधन है साध्य नहीं यह कथन, यह सिद्धांत है उदारवाद का। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राज्य साध्य का एक साधन है। राज्य साध्य का एक साधन है, यह राज्य के स्वरूप को सटीक बतलाता है। राज्य साध्य का एक साधन है। नेक्स्ट राजनीतिक शास्त्र का पिता, तो राजनीतिक शास्त्र का पिता अरस्तु को कहा जाता है। वुड्रो विल्सन के अनुसार कौन कार्य राज्य का ऐच्छिक कार्य है? तो वुड्रो विल्सन के अनुसार श्रम कानून बनाना जो है यह राज्य का ऐच्छिक कार्य है। वुड्रो विल्सन ने ही राज्य के कार्यों को दो भागों में विभाजित किया था, अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य। तो श्रम कानून बनाना यह ऐच्छिक कार्य है। बाकी देखिए कानून व्यवस्था बनाए रखना, दीवानी मामलों का निपटाना करना और मनुष्यों द्वारा किए गए समझौते का पालन करना, ये तीनों जो है वह ऐच्छिक कार्य में आवश्यक अनिवार्य कार्य बतलाए हैं। और श्रम कानून बनाना जो है वह ऐच्छिक कार्य है, ऐच्छिक। अगला प्रश्न है सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया गया है? सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे महत्व दिया गया है? तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को अधिक महत्व दिया गया है, राज्य को अधिक महत्व दिया गया है। अगला प्रश्न है आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं, आधुनिक राज्य को ऐसे वर्णित करते हैं एक कल्याणकारी राज्य के रूप में, एक कल्याणकारी राज्य के रूप में आधुनिक राज्य को वर्णित करते हैं। अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किस प्रकार किया है? अरस्तु ने राज्यों और संविधानों का वर्गीकरण किया है शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पे, शासकों की संख्या और शासन की गुणवत्ता के आधार पे। हेनरी डेविड थोरो का विश्वास था कि अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है। अंतरात्मा का आदेश राज्य के आदेश से ऊपर है, ये था हेनरी डेविड थोरो का विश्वास। निम्न में से कौन सा वर्ग खाद्य गुण का भाग नहीं है? खाद्य गुण का भाग कौन सा नहीं है? तो जो 6 बताए थे कौटिल्य ने, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव, संधु,
लेकिन षड्यंत्र और पंचशील जो है यह खांड युग का भाग नहीं है। नेक्स्ट है मनु की खांड, देखिए मनु ने भी बताए थे और कौटिल्य ने भी बताया था खांड गुण नीति। मनु की खांड गुण नीति में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो मनु के जो साढ़े गुण नीति है उसमें व्यवहार सम्मिलित नहीं है, व्यवहार सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। देखिए राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, इसमें हम मार्क कर देते हैं इसे। पहला है इसमें कि राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा है यह सैद्धांतिक और शोध परक है। तीसरा यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। चौथा है इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो इसमें हमें क्या करना है, सही का चयन करना है। तो देखिए पहले हमारा यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, यह गलत हो जाता है। तो इसे अगर हम निकाल देते हैं तो 1 to 4 हमारा सही होता है। यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो यह कौन सा है? यह है लोक जीवन। यह राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम का एक अध्ययन का क्षेत्र है, लोक जीवन। अगला हमारा प्रश्न है, इन्हें देखिए सही का मिलान करना है कूट से। तो दर्शन शास्त्र जो है, दर्शन शास्त्र है मन से संबंधित, राजनीति विज्ञान शक्ति को संदर्भित करता है, अर्थशास्त्र व्यापार को, और समाजशास्त्र जो है वो स्तर विन्यास को। तो जो हमारा आंसर होगा 4321 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दर्शन शास्त्र मन को संदर्भित करता है, राजनीति विज्ञान शक्ति को, अर्थशास्त्र व्यापार से संबंधित है और समाजशास्त्र स्तर विन्यास से। अगला हमारा प्रश्न है प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है, क्यों? प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक कहा जाता है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया था, इसी कारण आदर्शवादी सिद्धांत का इन्हें जनक कहा जाता है। अगला है राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो राज्यों का वर्गीकरण करने वाले सर्वप्रथम विचारक जो हैं वह थे अरस्तु। अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। निम्न में से कौन राज्य नहीं है? तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य है, रूस राज्य है, बांग्लादेश राज्य है। राष्ट्र संघ जो है यह राज्य नहीं है, यह एक संस्था है। राष्ट्र संघ जो है यह राज्य नहीं है। अगला है आधुनिक राज्य में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो आधुनिक राज्य में जो स्थिति है वह समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन है बारकर का। बारकर महोदय का कथन है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है वह सही नहीं है? तो देखिए अभिजात सिद्धांत यह पैरेटो से संबंधित है, अनुदारवादी सिद्धांत के समर्थक बर्क हैं, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो नहीं है, ये आदर्शवादी है, और सामाजिक परिसंविदा जो संविदा सिद्धांत है उससे रूसो संबंधित है। सही नहीं पूछा है तो हमारा हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, यह परिभाषा है गिलक्राइस्ट की। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है। तो नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीति व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। मानवीय संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। तो यह कथन है रॉबर्ट डहल का। यह कथन है रॉबर्ट डहल का। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि मानव संबंधों के उस किसी भी स्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन
अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो, शक्ति शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो, यह कथन है डहल का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? समाज को ईंट कहा और राज्य को सीमेंट कहा है आशीर्वादम ने। आशीर्वादम ने कहा है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है विल्सन का। विल्सन का कथन है कि राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? मैकाइवर के अनुसार राज्य को निम्न में से कौन संबंधित कार्य नहीं करने चाहिए? तो साहित्य एवं कला पर नियंत्रण। मैकाइवर कहते हैं कि राज्य को साहित्य और कला पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है? तो राज्य के चारों तत्व जहां नहीं पाए जाएंगे वह राज्य नहीं होगा। राजस्थान में देखिए, राजस्थान जो है यह राज्य नहीं है क्योंकि इसमें अपनी संप्रभुता नहीं है। यह भारत के अंतर्गत आता है, भारत राज्य के अंतर्गत आता है। तो नेपाल राज्य है, बांग्लादेश राज्य है, श्रीलंका राज्य है। तो हमारा ऑप्शन सी होगा ये, राजस्थान राज्य नहीं है। अगला प्रश्न है, सभी कुछ राज्यों में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं। राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं, राज्य ही सर्वोपरि है, यह विशेषता सर्वाधिकारवाद में दिखाई देती है। सर्वाधिकारवाद में यह विशेषता दिखाई देती है। देखिए, निम्नलिखित में से किसने राज्य के कार्य के संबंध में बाधाओं को बाधित करने की युक्ति का प्रयोग किया है? बाधाओं को बाधित करने की बात कौन करता है? तो ग्रीन कहते हैं, टी.एच. ग्रीन। राज्य के कार्यों में आने वाले बाधाओं को बाधित करना, यह उक्ति है ग्रीन की। अगला प्रश्न है, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम है राज्य। किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है? तो राज्य को संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहने वाले हैं लासवेल। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? राज्य और समाज में विभेद करने वाले विचारक नहीं है, तो वह है हीगल। हीगल ने राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। राज्य और समाज में विभेद हीगल नहीं करते हैं। और समाज और राज्य में भेद करने वाले कौन विचारक हैं? जो समाज और राज्य में भेद करते हैं वह है मैकाइवर। मैकाइवर राज्य और समाज में भेद करते हैं और हीगल जो है वह राज्य और समाज में विभेद करते हैं, यानी भेद नहीं करते, विभेद नहीं करते यानी भेद नहीं करते। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? सॉफ्ट स्टेट, मृदुल राज्य। मृदुल राज्य से संबंधित है गुरनाल मिंडर। गुरनाल मिंडर संबंधित है सॉफ्ट स्टेट से। अगला प्रश्न है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन किसका है? राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन इसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह कथन है प्लेटो का। प्लेटो का कथन है कि जो राज्य है वह ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सकारात्मक स्वतंत्रता, हीगल संबंध सही है। सुख और दुख के घटक की बात करते हैं बेंथम। वैज्ञानिक व्यक्तिवादी है स्पेंसर। लोकतांत्रिक केंद्रियता एंजिल्स नहीं है, कौन है? तो लेनिन है। तो ऑप्शन डी यहाँ से होगा हमारा, लोकतांत्रिक केंद्रियतावाद एंजिल्स नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विचारों में से कौन राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? निम्नलिखित विचारकों में से कौन एक राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा का समर्थक नहीं है? तो ग्रीन जो है वह राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा के समर्थक नहीं है। बाकी हॉब्स, बेंथम और मिल राज्य के यांत्रिक स्वरूप की अवधारणा से के समर्थक है, ग्रीन नहीं मानेंगे। ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन किसका है? राज्य विधि का शिशु तथा जनक दोनों ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर का। राज्य विधि का शिशु तथा जनक है, यह कथन है मैकाइवर का। राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन किसका है? तो राज्य एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है, यह कथन है हीगल का।
यह कथन है हीगल का। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है। मैकाइवर कहते हैं कि राज्य का जो स्वरूप है वह मूलतः निगम के समान है। अब देखिए यहाँ सूची 1 का सूची 2 से हमें मिलान करना है। तो वैज्ञानिक समाजवाद राज्य को शोषण का यंत्र मानता है। प्रत्ययवाद राज्य का तत्व मीमांसावादी सिद्धांत है। अराजकतावाद राज्य अनावश्यक और अवांछनीय दोनों मानता है। राज्य को अनावश्यक भी मानता है और अवांछनीय भी मानता है। और अधिनायकवाद जो है एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति को मानते हैं। एक व्यक्ति अथवा दल में असीमित शक्ति को मानते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? देखिए इसमें होगा 2 1 4 3 2 1 4 3 ऑप्शन सी सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को प्रभावित करता है? तो देखिए राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं इसमें नहीं आएंगी। संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल, सामाजिक वर्ग। राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। ऐसी कोई बात नहीं। हमारा जो होगा आंसर ऑप्शन डी होगा। राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है राज्य, मूल, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। अगला है, स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहन का अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है राज्य। राज्य क्या है? तो स्थानीय कानून को बनाने, राज्य स्थानीय कानून को बनाता है, उसे लागू करता है, लागू करने की स्वतंत्रता होती है राज्य के पास, और वह राज्य को अधिकार राज्य जो है प्रदान करता है अपने नागरिकों को, क्षमता और दायित्वों का निर्वहन करता है, और जो कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, निर्वहन और अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना, यानी जो संप्रभुता है, तो ये क्या कहलाता है? यह राज्य कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा है, सुमेलित कीजिए सूची 1 का सूची 2 से। तो देखिए राज्य का दार्शनिक सिद्धांत, राज्य का दार्शनिक सिद्धांत संबंधित है बोसांके से। राज्य के दार्शनिक सिद्धांत संबंधित है बोसांके से। और दूसरा क्या है हमारा? राज्य और विधि में समान सिद्धांत, राज्य और विधि का समान सिद्धांत कैल्सन से संबंधित है। दार्शनिक उग्रवादी हैं बेंथम। और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा में गणतंत्रवाद की बात कौन करता है? तो मैकियावेली। नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद की बात मैकियावेली करते हैं। राज्य का दार्शनिक सिद्धांत बोसांके से संबंधित है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत जो है वह कैल्सन से संबंधित है। राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत कैल्सन से संबंधित है। दार्शनिक उग्रवाद को मान्यता बेंथम देते हैं, और नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद की बात करते हैं मैकियावेली। तो हमारा ऑप्शन सी होगा आपका इसमें, हमारा जो ऑप्शन सी होगा 4321 ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? यह कथन है एडमंड बर्ग का। एडमंड बर्ग का कथन है कि जो राज्य है वह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है और प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। नेक्स्ट है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो वैज्ञानिक समाजवाद, ये क्वेश्चन हुआ था अभी ना, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है इसमें। अगला प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया है? सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत है हॉब्स का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट से संबंधित नहीं है। राज्य की उच्चतर तार्किकता, ये भी नहीं है। राज्य समुदायों का समुदाय, ये भी नहीं है। लास्ट में मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार, लॉक से संबंधित है।
मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक से संबंधित। अगला प्रश्न आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद राज्य का समर्थक है। आदर्शवाद क्या है? राज्य का समर्थक। व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक कौन था? तो वह था डेविड ईस्टन। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन में व्यवहारवादी उपागम का विकास किया था डेविड ईस्टन ने। व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन है? बौद्धिक जनक, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक है चार्ल्स ई मेरियम। चार्ल्स ई मेरियम है। शिकागो स्कूल, जिसने व्यवहारवादी आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, की स्थापना किसने की? शिकागो स्कूल जो संबंधित है व्यवहारवादी आंदोलन से, शिकागो स्कूल जो है वह व्यवहारवादी आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी किसने? तो वह थे चार्ल्स मेरियम। डेविड ईस्टन व्यवहारवादी उपागम के जनक माने जाते हैं। और जो शिकागो स्कूल के लिए व्यवहारवादी आंदोलन के बाद की भूमिका अदा की गई थी किसके द्वारा? तो वह चार्ल्स मेरियम के द्वारा। व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान, तो यहाँ चार्ल्स मेरियम होगा। अगर यही व्यवहारवादी होता, व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद का प्रयोग, तो वो डेविड ईस्टन होगा। तो व्यवहार परक राजनीति विज्ञान के जनक हैं चार्ल्स ई मेरियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? निम्नलिखित में से क्या मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ? मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ था व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम जो है वह मानव संबंध आंदोलन से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ था। नेक्स्ट है, निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किसकी व्याख्या में होता है? तो यह होता है राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में। राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या में निवेश, निर्गम और पुनर्निवेश शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किसने राजनीति विज्ञान की व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? इनमें से किसने राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया? किसने दिया है? व्यवहारवादी अध्ययन के डेविड ईस्टन। व्यवहारवादी अध्ययन के विकास में योगदान दिया है डेविड ईस्टन। उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या किसने की? तो उत्तर व्यवहारवाद की श्रेष्ठ व्याख्या करने वाले भी डेविड ईस्टन ही है। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार दोनों की व्याख्या डेविड ईस्टन के द्वारा की गई। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कब घोषित किया था? यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र घोषित किया था 1948 ईस्वी में। यूनेस्को ने राजनीति विज्ञान का क्षेत्र 1948 ईस्वी में घोषित किया था। कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीकी से पूर्व है? कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीकी से पूर्व है? यह विचारधारा है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद जो है यह समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यता तकनीकी से पूर्व है। तथ्य जो है वह तकनीकी से पूर्व है अनिवार्य रूप में। अगला प्रश्न है, मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो मूल्य तटस्थता व्यवहारवादियों की विशेषता है। मूल्य तटस्थता व्यवहारवादियों की विशेषता है। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसके नाम से जुड़ा है? तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम जुड़ा है आमंड और पावेल के नाम से। संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम किससे जुड़ा है? तो आमंड और पावेल के नाम से जुड़ा है। अगला सुमेलित करना है। देखिए, सूची 1 का सूची 2 से शास्त्रीय उपागम, शास्त्रीय उपागम से संबंधित है हेनरी फ्योल। शास्त्रीय उपागम हेनरी फ्योल। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम टेलर। मानवीय संबंध एल्टन मेयो। व्यवहारवादी उपागम हर्बर्ट साइमन। तो जो हमारा आंसर होगा 3142 ऑप्शन डी हमारा सही होगा। शास्त्रीय उपागम से संबंधित कौन थे? देखिए, शास्त्रीय उपागम हेनरी फ्योल से संबंधित। वैज्ञानिक प्रबंध उपागम फ्रेडरिक टेलर। मानवीय संबंध उपागम एल्टन मेयो। व्यवहारवादी उपागम जो है वह हर्बर्ट साइमन से संबंधित है।
अगला, इनमें से कौन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार का प्रतिपादक है? तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक हैं डेविड स्टर्न। व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के प्रतिपादक है डेविड स्टर्न। इनमें से किसने कहा है कि रांत्रिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? रांत्रिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, यह कथन है डेविड स्टर्न का। रांत्रिक समाज में मूल्यों का आधिकारिक आवंटन, यह कथन है डेविड स्टर्न का। नेक्स्ट है, रांत्रिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने, रांत्रिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने, रांत्रिक विज्ञान में व्यवहारवाद एक प्रवृत्ति थी जिसने रांत्रिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया, जिसने राजनीतिक विज्ञान को मानव प्रकृति पर आधारित किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा के इरादों, इंटेंशन, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? तो किस व्यवहारवादी विचारक ने अपने चिंतन को मानवीय स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा के इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है? तो यह है डेविड स्टर्न। नहीं, ये बीएफ स्किनर है, प्रेरणा मोटिव। हाँ, ये देखिए, जो बीएफ स्किनर है, बीएफ स्किनर ने, ये व्यवहारवादी जो विचारक हैं, इन्होंने अपने चिंतन में मानवीय स्वतंत्रता एवं प्रतिष्ठा को इरादों, प्रयोजन और प्रेरणा से जोड़ा है, बीएफ स्किनर ने। नेक्स्ट है, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है किससे? तो व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है प्रत्यक्षवाद से, व्यवहारवाद प्रेरणा लेता है प्रत्यक्षवाद से। नेक्स्ट है, उत्तर व्यवहारवाद का आधारभूत लक्ष्य नहीं है, उत्तर व्यवहार का आधारभूत लक्ष्य नहीं है। तो उत्तर व्यवहार का आधारभूत लक्ष्य नहीं है सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा, सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा जो है वो उत्तर व्यवहारवाद की आधारभूत लक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट है, आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना किसने दी? तो आर्थर वेंटले ने। आधुनिक राजनीति विज्ञान में प्रक्रिया की संकल्पना देने वाले विचारक है आर्थर वेंटले। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास बस इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।